हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये व्याकरण की जो सीरीज है ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि मेरे आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपने दोस्तों और अपने मित्रों में इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। आपको ये बताना है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। बताइए, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये इसका सत्य कथन है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी सत्य कथन है। भाषा अनुकरण सादृश्य है, ये भी सत्य कथन है। भाषा पैतृक संपत्ति है, ये इसका असत्य कथन है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए, सवाल नंबर दूसरा। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को बैठक की अध्यक्षता की थी। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार समिति की 28-29 नवंबर 1953 को जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर बीडी जती ने। तो आपको बताना है कि अ, इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने किया था। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। उत्तर कौन सा सही होगा? बी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। आपको ये बताना है कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो माना जाता है किससे। देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से या सिंधु लिपि से। तो आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है। देववाणी से, खरोष्ठी से, ब्राह्मी से या सिंधु से किससे माना जाता है। तो देवनागरी जो लिपि है इसका विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है। आपको ये बताना है कि हिंदी शब्दानुशासन जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है। हेमचंद हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं या धीरेन्द्र वर्मा है। तो आपको बताना है कि हिंदी शब्दानुशासन जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है। हेमचंद हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं या धीरेन्द्र वर्मा है। तो इसका उत्तर जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरी दास वाजपेयी। चलिए, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 346। तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा पहला वाला, अनुच्छेद 343। चलिए, पांचवा देखिए, छठा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी या उर्दू। तो आपको बताना है कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है। तो भारत की संपर्क भाषा है बच्चों हिंदी। ठीक, कौन सी है? हिंदी है। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर सातवां क्या कह रहा है। कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। कह रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है, खड़ी बोली से हुआ है, अवधि से हुआ है या ब्रजभाषा से हुआ है। तो देखो बच्चों, आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ है ये सभी का सभी विकास जो है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। चलिए, आठवां क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है। सुनीति कुमार चटर्जी,
भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो देखो बच्चों, जो भाषा वैज्ञानिक हैं इसमें सुनीति कुमार चटर्जी भी भाषाविद हैं, भोलानाथ तिवारी भी भाषाविद हैं, धीरेन्द्र वर्मा भी भाषाविद हैं, जयशंकर प्रसाद इसमें भाषाविद जो है वो नहीं है। तो आठवां का उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलो बच्चों, अब देखो नवा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र और सार्थक इकाई क्या है? कहने का तात्पर्य है कि भाषा की सबसे छोटी, स्वतंत्र और सार्थक इकाई हम किसको कहते हैं? वर्ण को कहते हैं, शब्द को कहते हैं, वाक्य को कहते हैं या ध्वनि को कहते हैं? किसको कहते हैं? तो देखो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी, स्वतंत्र और सार्थक जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो शब्द होती है। जबकि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है और ध्वनि भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई है। चलो आगे आ जाओ। 10वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी में अधिकांशतः शब्द किस भाषा से आए हैं? कह रहा है कि हिंदी में अधिकांशतः शब्द जो है वो किस भाषा से आए हैं? वैसे तो हिंदी में देखा जाए तो अंग्रेजी के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हैं, अरबी के भी शब्द हैं। बहुत सारी भाषाओं के जो है हिंदी में शब्द पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश जो हिंदी में शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के हैं। किसके हैं? संस्कृत भाषा के हैं। तो 10वां का उत्तर कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? कह रहा है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो देखो बच्चों, हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5। जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। अब ये सवाल पूछा है कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा, तो ये दोनों जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? तो 11 का बी सही हो जाएगा। चलो 12 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानते? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानते हैं? संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदी और मसनवी हिंदी। तो किसको हिंदी की शैली जो है नहीं माना जाता है? तो देखो बच्चों, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, दक्षिणी हिंदी और हिंदुस्तानी हिंदी ये हिंदी की शैलियां हैं। मसनवी जो है वो इसकी शैली नहीं है। कौन सी शैली? मसनवी शैली नहीं है। चलिए अगर 13 में क्या कह रहा है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली और मेरठ के आसपास जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पंजाबी या अवधी। तो देखो, दिल्ली और मेरठ के आसपास की जो बोली है उसको खड़ी बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। चलो 14 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? विद्यापति के पद जो है वो किस भाषा में रचित हैं? पहाड़ी में रचित हैं, अवधी में रचित हैं, मैथिली में रचित हैं या पिंगल में रचित हैं? देखो बतो, जो विद्यापति हैं इनकी जो भाषा है, इनकी जो रचनाएं हैं वह मैथिली में। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? मैथिली सही हो जाएगा। तो 14 का उत्तर बी हो जाएगा। 15 में कह रहा है लिंग बताना है। तो अहिंसा शब्द का लिंग बताना है। अहिंसा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है? तो आपको बताना है कि अहिंसा क्या है, किस तरह का लिंग है। तो देखो बच्चों, अहिंसा जो है वो होती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही। चलो आ जाओ 16 पर। कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कह रहा है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, करण कारक है या अधिकरण कारक? तो कह रहा है कब आना है? ठीक समय पर आना है। तो कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा कारक बनेगा? अधिकरण कारक जो है वो बन जाएगा। चलो बच्चों आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो कह रहा है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कर्ण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो कारक कौन सा बनेगा? कारक बन जाएगा अधिकरण कारक। तो 17 का कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
चलो 18 में क्या कह रहा है, सत्कार शब्द का विलोम क्या होगा। कह रहा है कि सत्कार का विलोम क्या होगा, उपेक्षा होगा, तिरस्कार होगा, निंदा होगा या उपहार होगा। तो बताना है कि सत्कार का विलोम क्या बनेगा। तो सत्कार का विलोम तिरस्कार बनता है। क्या बनेगा, तिरस्कार बनेगा। तो 18 का बी सही हो जाएगा। अब आ जाओ 19 में। कह रहा है कि इष्ट का विलोमार्थक शब्द क्या है। इष्ट का विलोमार्थक शब्द है विरोधी, आशंका, अनिष्ट या शत्रु। अब आपको बताना है कि इष्ट का विलोमार्थक शब्द क्या है, विरोधी, आशंका, अनिष्ट या शत्रु। तो क्या बनेगा, इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिष्ट, अर्थात सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है 20 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अभय और उभय का समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है। समरूपी भिन्नार्थक, अभय और उभय का समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है। तो देखो अभय है, अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, निडर और दोनों। तो 20 का क्या बनेगा, निडर और दोनों। चलो 21 में क्या कह रहा है, कह रहा है अनुरूप का विलोम क्या होगा। विरूप होगा, प्रतिरूप होगा, अवरूप होगा या व्यतिरूप होगा। तो आपको बताना है कि अरूप अनुरूप का विलोम क्या होगा। तो अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 का बी सही हो जाएगा। चलिए 22 में देखते हैं। कह रहा है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द है। कह रहा है कि प्रतिकूल का विलोम शब्द है समान, प्रतिदर्श, अनुकूल या अनुसार। तो आपको बताना है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होता है। तो देखो प्रतिकूल का बच्चों जो विलोम बनेगा वो अनुकूल बन जाएगा। क्या बनेगा, अनुकूल बनेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो आ जाओ फिर 23 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है। मतलब आपको 4 समूह दिए हैं, ए बी और सी और डी करके। आपको ये बताना है कि किस वाले विकल्प में सभी के सभी शब्द जो है वो विष्णु के क्या है, पर्यायवाची है। पहले वाले में है, दूसरे वाले में है, सी में है या डी में है। तो बताना है कि किस में सब के सब क्या है, पर्यायवाची। तो अगर इसमें देखा जाए तो बी वाला जो ऑप्शन है जिसमें चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी और गरुड़ ध्वज, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन 23 का कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब देखो 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह क्या है। अब आपको ये बताना है कि इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है, पहले वाले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। पहले में है बंते, चंद्रमौली, सुरपति, देवराज। दूसरे में है मधवा, पुरंदर, सचिपति, वासव। तीसरे में है सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली। और चौथे में है बैंते, मधवा, सुरपति और वासव। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो अगर 24 का उत्तर देखा जाए तो बी ऑप्शन में सभी जो है इंद्र के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। तो 24 का कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 25 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि जनार्दन किसका पर्यायवाची है, राम का है, कृष्ण का है, विष्णु का है या ब्रह्मा का है। तो आपको बताना है कि जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। तो जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, विष्णु का पर्यायवाची है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, चक्रपाण भी कहते हैं, विश्वंभर भी कहते हैं, मुकुंद भी कहते हैं। इनका नारायण भी होता है, इनका केशव भी होता है, इनका माधव भी होता है, इनका गोविंद भी है, इनका ऋषिकेश भी है। तो ये सब इनके क्या है, पर्यायवाची। चलिए 26 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से हाथी का पर्याय है। आपको बताना है कि हाथी का क्या पर्याय है। इसमें कुरंग है, कलहंस है, कुंजर है या केहरी है। तो अगर हाथी का पर्यायवाची देखा जाए इसमें, तो हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, कुंजर हो जाएगा। कुरंग हिरण का होता है, ठीक। कलहंस का मतलब हंस का भी हो सकता है, इसका परमात्मा और श्रेष्ठ हंस भी होता है। और केहरी आप मृगराज कह सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है।
तरणी का पर्यायवाची बताना है। सूर्य है, नाव है, युवती है या नदी है। तो देखिए तरणी शब्द लिखा है, तो तरणी जो पर्यायवाची है वो किसका है? नाव का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 28 में देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ क्या है। कह रहा है कि अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ क्या है? ईमानदार, बेईमान, सरल स्वभाव वाला या कठोर प्रकृति वाला। तो आपको बताना है कि अल्लाह मियाँ की गाय का अर्थ क्या है। तो देखो बच्चों, अल्लाह मियाँ की गाय का मतलब होता है सरल स्वभाव वाला। कैसा? सरल स्वभाव वाला। चलो 29 में कह रहे हैं अंगारों पर लौटना का अर्थ क्या है। अंगारों पर लौटना का अर्थ क्या है? डाह करना, दुख सहना, डाह करना और दुख सहना दोनों या इनमें से कोई नहीं। अंगारों पर लौटने का अर्थ क्या है? डाह करना, दुख सहना, डाह करना और दुख सहना दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बच्चों इसका उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा दुख सहना। क्या कहना? दुख सहना। चलो आगे आ जाओ। कह रहा है कि आकाश कुसुम होना का अर्थ है। कह रहा है आकाश कुसुम होना, इसका अर्थ क्या है? पहला कह रहा है अनहोनी एवं असंभव घटित होना, निराशाजनक परिदृश्य, आकाश से गिरना या सुगंधित होना। तो आपको बताना है कि आकाश कुसुम होने का अर्थ क्या है। तो 30वां का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है अनहोनी एवं असंभव घटित होना। तो 30 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। चलिए 31 में क्या कह रहा है। कह रहा है उल्लू बोलना का अर्थ क्या है। उल्लू बोलना का अर्थ क्या है। तो उल्लुओं की भरमार पहला, दूसरा उजाड़ हो जाना, तीसरा मूर्खी जैसी बात करना। मूर्खी नहीं, मूर्खों होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मूर्खों जैसी बात करना, इनमें से कोई नहीं। तो उल्लू बोलना का अर्थ होता है क्या। तो उल्लू बोलने का अर्थ का मतलब होता है उजाड़ हो जाना। क्या हो जाना? उजाड़ हो जाना। चलिए 32 में क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। तो ये तो गलत हो जाएगा। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। तो ये सही हो जाएगा। सही कौन हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। सी देख लिया जाए, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, गलत है। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, तो गलत है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 33 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूं। दूसरा कह रहा है कि यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूं। तीसरा कह रहा है कि यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूं। चौथा कह रहा है कि यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें मानता हूं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वाधिक सही लग रहा है? यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूं। तो 33 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला कह रहा है कि यद्यपि तुम हो परंतु मैं तुम्हें मानता हूं, तो ठीक नहीं है, बल्कि ये सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो डी वाला हो जाएगा। चलिए 34 में क्या कह रहा है। कह रहा है किस पदबंध के लिए एक निम्न पदबंध के लिए एक शब्द लिखिए जो आभूषण बनाता है। जो आभूषण बनाता है, क्या कहते हैं उसको? सुनार, किसान, अध्यापक या दर्जी। कह रहा है कि जो आभूषण बनाता है उसको क्या कहते हैं? सुनार, किसान, अध्यापक या दर्जी। तो जो आभूषण बनाता है उसको सुनार कहते हैं। सोना में आर प्रत्यय लग के बन जाता है। चलो आगे आ जाओ बच्चों। कह रहा है कि जिसे घूमने की आदत हो उसको क्या कहते हैं। जिसे घूमने की आदत हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? घुमक्कड़, खिलाड़ी, भुलक्कड़ या नभचर। तो जिनको घूमने की आदत होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है घुमक्कड़। तो क्या कहेंगे उनको? घुमक्कड़ कहेंगे। चलो बच्चों आगे आ जाओ। 36 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है अज्ञ का अर्थ क्या होता है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी नहीं जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जो कुछ बहुत कुछ थोड़ा जानता हो, जो जानता भी और नहीं भी जानता हो। तो देखो अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, अर्थात जो कुछ भी नहीं जानता हो। तो पहला सही हो जाएगा। कौन सही होगा? पहला हो जाएगा। चलो फिर आ जाओ 37 में क्या कह रहा है देखो। कह रहा है कि आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं
उनको क्या कहा जाता है? तो देखो, उनको विभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, आलंबन विभाव कहते हैं कि अनुभाव कहते हैं। देखो बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनुभाव, डी ऑप्शन। चलो आगे आ जाओ। कह रहे हैं कि जिस कारण किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव जागृत तथा उद्दीप्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कह रहा है कि जिस कारण किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थाई भाव जागृत तथा उद्दीप्त होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? उनको विभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। चलो बच्चों, फिर आ जाओ 39 में। 39 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि अस्थाई भाव में उत्पन्न और विलीन होने वाले भाव क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव में उत्पन्न और विलीन होने वाले भावों को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के भावों को संचारी भाव कहता है, जो आते हैं और चले जाते हैं। चलिए, तो आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, श्लेष है या मानवीकरण है? तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार आपको प्रतीत हो रहा है। रूपक, उपमा, श्लेष और मानवीकरण। तो इसमें अलंकार जो है वो मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ठीक। तो इस तरह से जो है ये आ, प्रश्न खत्म होते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे बताए गए प्रश्न पसंद आते होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।